नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं निधि और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित मेहरा जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कुछ सवालात करेंगे। सर, आप कल के बारे में हमें बताइए, कल का रुझान क्या रहा? निधि, जैसा पूरे देश को पता है कि हरियाणा में कल लोकसभा का मतदान हुआ है। कुल 10 लोकसभा सीटों पे यहाँ पे वोट डाले गए। देखो, वो तो या तो वोटर्स को पता है या काउंटिंग वाले दिन पता चलेगा कि असली नतीजे क्या होंगे। लेकिन जो मैं फील्ड में गया, वोटर्स से पूछा, दोस्तों से बात हुई, पत्रकारों से पूछा, एक सामान्य चर्चाओं में हिस्सा लिया, तो उसके आधार पे थोड़ा सा हम बता सकते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। वही बात है, असली जो नतीजे हैं वो तो रिजल्ट ही बताएगा 4 जून को। लेकिन हाँ, ये है कि हरियाणा की वैसे तो सभी सीटें हॉट थी अब की बार, और सभी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। सभी सीटें हॉट हो नहीं सकती, सीटें तो कुछ हॉट थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा 10 सीटों में बीजेपी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, कांग्रेस कितनी सीटों पर हासिल कर चुकी है, और कितनी सीटें मार्जिन में, तो सस्पेंस में आप डिटेल से बताएं। नहीं, हॉट का मतलब ये नहीं है कि कोई सीट ज्यादा पावरफुल है, कोई कमजोर है। बात ये है, हॉट मैंने इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि मुकाबला हर जगह कड़ा है, हर जगह गर्मी है, और मार्जिन इतना कम है कि 2019 में जो हमने देखा हरियाणा में, कम से कम वो माहौल नहीं है कि 5-5 लाख के मार्जिन से जहां पे जीत हुई हो, 4-4 लाख के मार्जिन से जीत हुई हो, 3-3 लाख के मार्जिन से जीत हुई। अब तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे मार्जिन हजारों में रहने वाला है, और जिस पे फोकस ज्यादा रहेगा। आप मेरे ख्याल से वोट के बजाय फोकस कहना चाह रहे होंगे। जो फोकस्ड सीट हैं, वो सबसे पहले सीट तो मैं मानता हूं रोहतक, क्योंकि 2014 में जब मोदी युग की शुरुआत हुई थी तो रोहतक सीट जो थी वो कांग्रेस के खाते में आई थी, और 2019 में भी कांग्रेस इसको जीतते जीतते हार गई थी, क्योंकि 7,503 वोटों का ही डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस में, और थोड़े से मार्जिन से बीजेपी अपनी सीट ये निकालने में कामयाब हो गई थी। तो अब वही बात है, पहली जो मुझे लगता है कि हॉट सीट है वो रोहतक ही है। आप अगर सिरसा की मैं बात करूं, सिरसा के अंदर जो चुनाव है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि कुमारी शैलजा वहां पर लड़ रही है और कांग्रेस की सेफ सीट भी वहां मानी जाती थी, मगर पिछली बार वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अगर मैं बात करूं आपको अशोक तंवर की, अशोक तंवर भी जो सिरसा से लड़ रहे हैं, उन्होंने कई पार्टियां बदल ली। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, और फिर अचानक वो बीजेपी में चले गए और उन्होंने एकदम टिकट मिल गई। उस सीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिरसा, मैं कहना चाहूंगा कि ना ये बीजेपी का गढ़ रहा है ना ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये गढ़ रहा है तो इनेलो का रहा है, क्योंकि देवीलाल जो फैमिली है वो सिरसा बिलोंग करती है। हालांकि आरक्षित सीट है, इसलिए वहां जनरल कोई कैंडिडेट नहीं उतार पाए। लेकिन आप अगर परसेंटेज देखेंगे कि किस पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीता है, तो वो इनेलो का है यहाँ पे। लेकिन अब की बार ये है कि 2018 के बाद इनेलो का विघटन हो गया, और उसके बाद अब तो ये दोनों ही पार्टियां खत्म होगी। जो जेजेपी बनी थी निकल के, और इनेलो जो रहेगी थी मूल पार्टी, वो दोनों अब इस इलेक्शन में नदारद हैं। वो कहीं पे चुनौती नहीं दिखाई देती उनकी। जीतने की तो बात भूल जाइए, वो कहीं दूसरे स्थान पे मुझे नहीं लगता कि आएंगी। सिरसा इसलिए है कि उनके परिवार का प्रभाव है। लेकिन अगर 2019 का इलेक्शन देखें तो यहाँ पे इनेलो चौथे स्थान पे थी और जेजेपी तीसरे स्थान पे थी। पहला स्थान बीजेपी ने लिया था, और दूसरे स्थान पे खुद अशोक तंवर थे, कांग्रेस के कैंडिडेट, जो आज बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आपने जो कहा ना, ये बार बार पार्टियां बदलना, ये बात बिल्कुल सही है। बार बार पार्टी बदलना ही इनके खिलाफ गया है ज्यादा। एक कई गांव में मैं घूमा। क्या अशोक तौर को हर्जाना भुगतना पड़ सकता है बार बार पार्टी बदलने का? क्योंकि ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा वोट भी इस बार सरसा में डले हैं, और लगता है कि कुमारी शैलजा वहां पर बाजी मारेगी। क्या कहना? सतबीर जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि मैं कई गांव में घूमा पूरे सिरसा लोकसभा में। 2 दिन मैंने वहां लगाए थे सिरसा में, तो अनेक गांव में मुझे ऐसे पोस्टर लगे हुए दिखे, जिसमें एक पोस्टर है, उसमें ऊपर लिखा है कांग्रेस, नीचे लगा है फोटो अशोक तंवर का, फिर बीजेपी, नीचे पोस्टर लगा है
फोटो लगा है अशोक तंवर का, फिर आम आदमी पार्टी नीचे फोटो लगा है अशोक तंवर का, फिर तृणमूल कांग्रेस नीचे फोटो लगा है अशोक तंवर का, और नीचे स्लोगन लिखा हुआ है सभी पार्टियों के साझा उम्मीदवार अशोक तंवर को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। तो ये एक व्यंग्य है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह देता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सिरसा सीट के बारे में। वहां पर अभी आपने देखा पिछली कुछ टाइम से किसान भी बहुत परेशान हुआ। अभी थोड़े दिन पहले भी किसान सिरसा के काफी परेशान थे। क्या जो किसान है जो बीजेपी के खिलाफ है उसका का कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अब बिल्कुल पड़ेगा। देखा जाए तो सतबीर जी, किसान आंदोलन में अगर किसी ने किसानों का साथ दिया वो अकेली पार्टी इनेलो थी, मेरा जो मानना है, क्योंकि देश में एकमात्र ऐसा कोई विधायक या सांसद था जिसने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया हो विधायकी से या सांसदगी से। वो सिर्फ अभय चौटाला थे जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था और उन्होंने पहली तारीख तय कर दी थी कि मैं 27 जनवरी को कर दूंगा अगर ये नहीं हुआ। लेकिन दोबारा इलेक्शन भी हो गए और दोबारा उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव भी जीत लिया। अगर मैं बात करूं ताजा में अगर आप बात करें हिसार सीट की, हम बात करेंगे हिसार सीट में पूरा ही चौटाला परिवार एक जगह सिमट गया। अगर आप बात करें रणजीत चौटाला की, आप बात करें नैना चौटाला की, आप बात करें सुनेला चौटाला की, सब हिसार में आगे। ऐसे में क्या कांग्रेस से जो जेपी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, जयप्रकाश ने इलेक्शन जो लड़ा वो बड़ी शानदार तरीके से लड़ा और मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो अपर हैंड है इस इलेक्शन में वो सिर्फ इस बात से है कि उसका टीम सिलेक्शन, उसका कैंडिडेट सिलेक्शन। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं 9 सीटों पे, क्योंकि 10वीं जो सीट थी वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, तो 9 के 9 जो कैंडिडेट हैं उससे बेहतर इनके पास कैंडिडेट हो नहीं सकते। जो गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा है तो उसमें वोटरों की तादाद इतनी ज्यादा है, वोट कास्ट इतनी हो जाती है, लगभग 5 लाख के आसपास वोट कास्ट हुई है अब की बार दोनों विधानसभाओं में। वो बाकी की जो 7 विधानसभा है वो गौण हो जाती है उसके आगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जो असर है वो बीजेपी का है गुड़गांव और बादशाहपुर में। बेशक 3 सीट जो है मेव बाहुल्य, नू लगा लो, फिरोजपुर झुरका और पुनाना और सोना का कुछ हिस्सा, वहां पे मेव आबादी ज्यादा है, लेकिन वो कुल मिला के भी इतनी वोट नहीं कास्ट कर पाई जिससे इनकी लीड टूट सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़े कंफर्ट जोन में है। हालांकि देखो कार्यकर्ता, अगर फरीदाबाद की मैं बात करूं, फरीदाबाद में भी बोलते हैं कृष्ण गुजर जो मतलब बहुत ही इजी महसूस कर रहे थे कोई कैंडिडेट खड़ा है, जब तक नहीं कांग्रेस ने उतारा तो सोच रहे थे कि मेरी जीत इतनी आसान है। क्या वो जीत अभी आसान रहेगी? क्योंकि वहां पर जो महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं वो भी काफी मजबूत कैंडिडेट। तो अमित जी, आज आप हमें बताइए कि फरीदाबाद की सीट का कुछ आंकलन या आपको कुछ नॉलेज उसके बारे में बताएंगे आप हमें? फरीदाबाद देखिए, पिछली बार जो हार जीत का मार्जिन रहा था बीजेपी और कांग्रेस में वो 5.5 लाख से भी ज्यादा का था। 5.5 लाख वोट बहुत होती हैं। तो जो जीते हुए उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर वो रिलैक्स जोन में थे, लेकिन कांग्रेस ने जो महेंद्र प्रताप को टिकट दी उसने उनके सारे समीकरण बिगाड़ दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के विरोध में हवा होती है वो बहुत ज्यादा है फरीदाबाद में, और उसका सारा का सारा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। यहाँ पे मैं तो ये कहने वाला हूं कि उलटफेर भी हो सकता है, कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे बीजेपी को अपनी सीट बचाना, कुछ भी हो सकता है। अमित जी, कर्ण दलाल जी जिनको टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, क्या वो कांग्रेस से नाराज तो नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनको आशा थी कि टिकट मेरे को मिलेगी, मगर कर्ण दलाल को वो टिकट ना मिलकर महेंद्र प्रताप सिंह को मिल गई। क्या ऐसे में कुछ कृष्णपाल? तो उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हर जो बड़ा नेता उसके 20-25 हजार समर्थक होते हैं, लेकिन वो उनको तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनके कहने पे किसी के डाले या ना डाले वो बंधुआ मजदूर नहीं होते। वो अपने फिर विवेक का प्रयोग करते हैं और वो अपने जो वोट कास्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने अब की बार बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज दिया था
कि हर विधानसभा में परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि कहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रही है और उसके आधार पे विधानसभा टिकट दिए जाएंगे। तो डर भी था। फरीदाबाद में नेक टू नेक मुकाबला कहें, नेक टू नेक मुकाबला है या फिर एक तरफा कांग्रेस या एक तरफा बीजेपी? थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं उनको क्लियर कीजिए। नहीं, नेक टू नेक है। देखिए, एक तरफा बीजेपी तो नहीं है, ना एक तरफा कांग्रेस है, क्योंकि 5.5 लाख जो वोटों का अंतर पाटना वो बड़ा मुश्किल होता है। नेक टू नेक हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। अमित जी, आपने सोनीपत के बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो पिछली बार जो इलेक्शन था 2019 का, तो उसमें यहाँ पे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे और ये पुराना रोहतक का एरिया है, पुराना रोहतक जिला सोनीपत, रोहतक और झज्जर में फैला हुआ था, तो उसका एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात ये देशवाड़ी एरिया भी है, यहाँ पे हुड्डा का बहुत बड़ा प्रभाव, उसके बावजूद 2019 में हार गए थे। लेकिन अब की बार परिस्थितियां दूसरी हैं, क्योंकि जो जातिगत कार्ड खेला था कांग्रेस ने, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बीजेपी ने जो खेला था, तो कांग्रेस ने अब की बार उस कार्ड को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि दोनों सहजातीय उम्मीदवार उतार दिए। जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसी जाति का कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिया, तो उससे कुछ राह मुश्किल होगी बीजेपी। सतपाल ब्रह्मचारी का जो है, जींद में मैं बात करूं, जुलाना में बात करूं, तो बोलते हैं कि वहां पर ये बढ़त हुई है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सबसे अच्छी बात आपने पूछी सतबीर जी। अभी तक क्या होता आया था, सोनीपत लोकसभा में जीटी रोड की तरफ से कैंडिडेट आते थे, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन ये पहला एक्सपेरिमेंट किया कि जींद की तरफ से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिया, तो उसका फायदा निश्चित तौर पे इसको मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी तो लगता है उधर का एक एरिया विधानसभा का जींद है और जुलाना है, तो वहां से काफी अच्छी लीड मिलने की संभावना है इस जो गेम खेला है कांग्रेस। तो अमित जी, हमें बताइए कि कुरुक्षेत्र में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है और किसका नहीं? पलड़ा तो उसी का भारी होगा जिसके ज्यादा वोट मिलेंगे। अमित जी, कुरुक्षेत्र में ऐसा लगता है कि त्रिकोणा मुकाबला है, क्योंकि जो सुशील जी है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और वहाँ पर इन्होंने भी अपनी धाक जमा दी है। अभय सिंह चौटाला खुद वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें वहाँ पर, हमने अभी देखा कुछ चित्र, नवीन जिंदल के ऐसे चित्र हमने देखे हैं जो बीजेपी में एक ही दिन में पटका पहना और एक ही दिन में टिकट ले लिया। ऐसे में वोटर क्या करे? वोटर कैसे वोट देगा? किसको वोट देगा? क्या वोटर समझ सकेगा लोगों को? देखिए सतबीर जी, मुझे लगता है कि मुकाबला वहाँ भी बाइपोलर है, दो ध्रुवीय है। त्रिकोणा मुझे नहीं लगा मुकाबला हो। हाँ, वोट कटवा तो बन सकते हैं वो, लेकिन ये कहें कि त्रिकोणीय में तो संभावना ये होती है कि तीनों में से कोई जीत जाए, लेकिन अभय चौटाला जीतने की स्थिति में नहीं है। 2019 में अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने इलेक्शन लड़ा था वहां से, तो लगभग 60,000 वोट उनको मिली थी, तो उसमें आप 10-15 हजार प्लस माइनस कर लो तो वहीं पे रहेगा इनेलो का। हाँ, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो वोट कटवा, मान लिया कोई उम्मीदवार 50,000 से हार जाए, 40,000 से हार जाए, तो वो लगता है कि यार ये अगर ये कैंडिडेट ना होता तो मुकाबला दूसरा होता। वहाँ पे मुकाबला काफी टफ है और झाड़ू का जादू चल रहा है। और मैं तो चल रहा दो सेटों के बीच में। आपको पता है कि जिंदल जो हमेशा कांग्रेसी रहा है, जन्मजात कांग्रेसी हैं और पूरे ही जिनकी कांग्रेस में निकाल दी, ऐसा क्या खतरा उसके ऊपर मंडरा गया कि उसने एकदम ही अपना पटका पहन लिया, भगवा पहन लिया और इलेक्शन लड़ने कुरुक्षेत्र के मैदान में? ये सतबीर जी वही जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि सरकार के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आप समझ रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो यही कोई बेवफा नहीं होता, वो वाली बात है। तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर आया होगा या कोई लोभ लालच हुआ होगा। ज्यादा हम इस पे क्या कुरुक्षेत्र तो रणभूमि है, तो क्या उस रणभूमि के लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि एक बढ़िया है, एक सेठ है जिंदल जिसके हजारों वर्कर हैं, वो खुद बोरी उठा रहा है? क्या वो दिखावे की बोरी है? क्या जनता को दिखा रहा है कि मैं आपके इलाके में काम करूंगा? क्या वो जनता को क्या दिखाना चाहता है वोटर को? क्या वो बोरी उठाकर, क्या बोरी कंधे पे लाद कर, क्या उसने वोटर को दिखाया? नहीं सतबीर जी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने एक दिन कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी बिताया इन इलेक्शनों में, तो वहाँ ये बात निकल के आई कि वोटर बड़ा मुखर था वहाँ पे। कई से क्या तो लोगों ने पूछ ही लिया कि जिंदल साहब वो कोयले वाला मामला क्या था, आपने पैसे खाए थे क्या?
ऐसे अमूमन वोटर पूछता नहीं, क्योंकि जो कोयला स्कैम, जो कोल स्कैम वाला मामला है, तो इनके पीछे भूत की तरह चिपका हुआ है, तो उसका असर वहां पे दिखाई दे रहा था काफी। और मैं ये कहता हूँ, अगर ये सीट झाड़ू की जगह, आपकी जगह कांग्रेस को मिलती, तो कांग्रेस कहीं अच्छी तरह कंफर्टेबली जीत जाती, क्योंकि जो वोटर है, वर्कर है कांग्रेस का, तो वो थोड़ा सा झिझकता है आम आदमी पार्टी की तरफ वोट डालने में। अगर यहाँ पे मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता तो काफी क्लियर। निधि जी, थोड़ा सीएम जो पुराने सीएम है हमारे मनोहर खट्टर जी, करनाल के बारे में भी थोड़ा अमित जी से आप चर्चा करें। हाँ, तो अमित जी आप करनाल के बारे में कैसे क्या? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मनोरंजक मुकाबला जो होने हुआ है वो करनाल में ही हुआ है। ताजा ताजा हटाए गए सीएम और एक बिल्कुल नया जवान लड़का, दोनों में कोई मेल नहीं, लेकिन हटाए गए सीएम को उन्होंने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। आखिर में तो ऐसा हो गया था कि पूरी बीजेपी को वहां पे अपना पूरा जोर लगाना पड़ा है। फिर भी सीट फंसी हुई है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जो बुद्धि राजा, दिव्यांशु बुद्धि राजा, उन्होंने समा बांध दिया। हाँ, एक जो जोश है युवा का वो उनके साथ जरूर था, लेकिन थोड़ा सा अनुभव में जो कमी होती है उसका खामियाजा थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। बूथ मैनेजमेंट। यहाँ हम आपसे एक बात स्पष्टता करना चाहिए, क्या करनाल के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं? क्या सीएम खट्टर की नीतियों के खिलाफ हैं? क्या लोग कांग्रेस के साथ दे रहे हैं? इनमें से तीन में से कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? नहीं, आपका मल्टी डायरेक्शनल क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्टर हैं कुछ क्षेत्र में। सबसे बड़ा करनाल में सबसे बड़ा जो फैक्टर है करनाल में, वो मुझे ये दिखाई दिया कि बेशक करनाल से जीत के मनोहर लाल सीएम बने, लेकिन उनके जो ऑफिस बियरर थे वो कोई भी करनाल का नहीं था, वो सारे हरियाणा के ही नहीं थे, बाहर के प्रदेशों के थे। तो उनसे जो रेपर्ट होता है, जो मेल मिलाप का, यानी अपनी बात पहुंचाने का, तो उसमें बड़ी दिक्कत थी और लोगों के काम भी नहीं हुए। हाउस टैक्स वगैरह और ये बहुत सारी चीजें थी जो प्रदेश सरकार के लेवल पे थी, वो नहीं उनकी सॉल्व हुई। तो अब उनको ये लगा कि अब फंस गई है, जो हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो अब हम इनकी सुनवाई करेंगे, तो वो ज्यादा दिक्कत आई है। ऐसा नहीं, जो पुल के ऊपर किसानों के साथ हुआ है, वहाँ पर एक एसडीएम साहब ने बिना कारण के है किसानों को लट लगा दिए, कैसे में वो लोग रुष्ट तो हुए होंगे। बिल्कुल, देखिए हेलीकॉप्टर किसान आंदोलन का जो सबसे ज्यादा जो एपी सेंटर में कहता हूँ, वो उसी एरिया में रहा है। जो सबसे बड़ा जो किसानों ने 2020 में 21 में जो एक मैसेज दिया था, वो मनोहर लाल खट्टर का जो उसकी लैंडिंग नहीं होने दी थी हेलीकॉप्टर की, वो बहुत बड़ा संदेश था। उसके बाद फिर आपने सही दुरुस्त फरमाया, जो एसडीएम था, नया एसडीएम था, उसने जो आदेश दिए थे असंवैधानिक तरीके से कि चाहे सर फोड़ना पड़े, चाहे मारना पड़े, इनको आगे नहीं आने देना है, तो उससे बहुत सेटबैक पहुंचा है बीजेपी को भी, मनोहर लाल को भी, और उसका खामियाजा निश्चित तौर पे उनको उठाना पड़ेगा। एक वहां पे माना जा रहा है कि जो वीरेंद्र मराठा, वो शायद नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वो मुझे लगता है निश्चित तौर पे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी के वोट ही उनकी तरफ ट्रांसफर हो रहे, कांग्रेस का वोट। अगर मेरा खुद का मानना है जी, अगर वहाँ पर जो मराठा है वो भी अगर कांग्रेस के साथ मिल जाते तो वहाँ खट्टर की हार निश्चित ही थी। मगर अभी तो ऐसा कंफ्यूजन में है, क्योंकि वो एनसीपी से बिलोंग करते हैं मराठा जी, और उनको ये भी थी कि मेरे को टिकट मिलेगी, मगर उनको टिकट नहीं मिली। ऐसे में उसकी नाराजगी भी साथ जाहिर होती है। ऐसे में क्या खट्टर साहब को कुछ पता मिल सकता है? देखिए सतबीर जी, इतिहास में और राजनीति में अगर शब्द के लिए जगह नहीं है, अगर ऐसा होता है, क्योंकि वो चीज हो चुकी है। अब हम चर्चा ये कर सकते हैं इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे जो हरविंदर कल्याण की जो का वोट बैंक है, वो वीरेंद्र मराठा को शिफ्ट होगा। इसको आप नोट कर लो। अब इसको किसको फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये दर्शक तय कर लें। लेकिन ये तय है कि अब जो इक्वेशन बनी है उसने मनोहर लाल की नाक में दम जरूर कर दिया। तो
अमित जी, इस समय का ध्यान में रखते हुए मैं निधि को बोलूंगा कि अम्बाला की कुछ चर्चा हो जाए, अम्बाला सीट के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि अमित जी हमें फरीदाबाद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और करनाल के बारे में बता चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं अम्बाला की तरफ। तो अमित जी हमें क्या बताएंगे अम्बाला की? अम्बाला एक बड़ा विविधतापूर्ण वाला लोकसभा क्षेत्र है। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट हैं। एक पंचकुला की साइड वाला, एक यमुनानगर जगाधरी की तरफ वाला और एक अम्बाला की तरफ वाला। तो ये अजीब सा एक कॉम्बिनेशन बनता है। इस बार क्या है कि पिछली बार रतनलाल कटारिया ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी। अब उनकी मौत होने के बाद उनकी वाइफ को टिकट दी है, बंतो कटारिया को। और उधर से कांग्रेस ने जो गेम खेला है वो युवा चेहरे पे खेला, वरुण चौधरी पे, तो मौलाना है इनके फादर, तो वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऊर्जावान नेता है, आरक्षित सीट है ये। वरुण चौधरी ने जो कैंपेन किया वो देखने लायक था, अच्छी भीड़ जुटी है। और वहाँ पे एक फैक्टर और है, वरुण मौलाना जी भी मंत्री रह चुके, उसका भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल, छछरौली है, सढौरा है, तो वहाँ उनका काफ़ी इम्पैक्ट है। जगाधरी है, तो जगाधरी, यमुनानगर, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो वो मुझे लगता है कि एक संकेत है। और कुरुक्षेत्र में एक निर्मल सिंह भी फैक्टर है, निर्मल सिंह, चित्रा सिंह। और एक फैक्टर है अपने जो ताज़ा हटाए गए स्वास्थ्य मंत्री, जो अभी शंभू बॉर्डर के ऊपर जो हुआ है, और अभी मतलब वो रोक दी गई, वहाँ के अम्बाला के लोग भी इकट्ठे हुए, उसका कुछ देखिए अम्बाला और कुरुक्षेत्र दोनों किसान डोमिनेटेड स्टेट क्षेत्र हैं। और एक और फैक्टर है, सिखिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। और सिख को ऐसे मान लिया गया है कि वो मूलतः बीजेपी विरोधी हो चुका है। जैसे जाटों के बारे में धारणा बन चुकी है ना कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, तो उसी तरह सिखों के बारे में भी ये है। तो वो गढ़ है। तो ये बहुत सारे कारण मिलके, किसान आंदोलन से और इस तरह की जो चीजें हैं, वो निश्चित तौर पे बीजेपी को डेंट पहुंचाने वाली है। जी, टाइम की कमी है, आप हमें 2-3 मिनट में ये बताएं, 10 सीटों में से कितने कांग्रेस को क्लियर है, कितनी बीजेपी को क्लियर है, और कितनी सीटें अभी जो नेट टू नेट फाइट में हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाह सकते हैं? देखिए ये तो बिल्कुल कहना नामुमकिन सा ही है कि कौन कितनी सीटों पे बाजी मारेगा। मेरा मानना ये है कि 2 सीटें रोहतक और सिरसा, यहाँ पे कांग्रेस कंफर्ट जोन में है। अपना ये लगा लो, गुड़गांव लगा लो, और आप भिवानी को भी काउंट कर सकते हैं, और चाहें तो आप करनाल को भी कर सकते हैं काउंट। तो उसमें लगता है कि शायद बीजेपी अच्छा करे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए स्थिति विकट है। हालांकि चाहे बेशक जीत जाए, लेकिन जो पिछली बार जो एक ये आश्वस्त लग रही थी बीजेपी कि हम जीत ही जाएंगे, वो बात नहीं होने वाली है। हो सकता है मुकाबला 5-5 की बराबरी पे छूटे, 8-2 की उस पे छूटे, 2-8 पे छूटे। तो इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्जिन जो है बहुत नैरो है। विधानसभा में आप अनुमान लगा सकते हैं थिन मार्जिन में, लेकिन लोकसभा इतना बड़ा क्षेत्र है, 1-2 गांव इधर उधर हुआ और सारा मामला खराब हुआ। तो सीधे सीधे कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि कौन बाजी मारेगा। आप ये मान के चल सकते हैं कि गेम 50-50 है। धन्यवाद सर।